नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मोदी सरकार इस बार ने मॉनसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रही है, जिसको लेकर कई दलों ने अपना समर्थन दे दिया है। लेकिन आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? समान नागरिक संहिता कानून के तहत क्या कुछ नियम हो सकते हैं? क्या लोगों को छूट मिलेगी? क्या सख्ती की जाएगी? इस पर हमारे साथ कुछ गेस्ट के साथ आज चर्चा करेंगे और उनसे इस कानून के बारे में और विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले देखिए हमारी आप स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त जोरों पर एक चर्चा अब बात अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो जाता है तो केंद्र और प्रदेश सरकारें इसे कैसे लागू करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो बिल्कुल जिस प्रकार से देखा जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार देश में चर्चा हो रही है। मोदी सरकार जो मॉनसून सत्र है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला रही है। आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी बात रखी है और बताया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम बीजेपी का समर्थन करते हैं। तो लगातार ये देखा जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चाएं जोरों पर है। मॉनसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कड़कड़ुमा कोर्ट से मनीष भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ प्रमोद कुमार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले मनीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देश में इस समय चर्चा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और देखा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मॉनसून सत्र में मोदी सरकार इसको संसद में लाएगी और इस पर चर्चा भी हो रही है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये सबसे पहले बताइए कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये लिखा गया था कि समय के अनुसार जो भारत सरकार है एक समान कानून सभी लोगों के लिए बनाएगी। जैसे कि जो हमारी भारतीय दंड संहिता है वो सभी के लिए समान है, ना उसमें जाति धर्म किसी का भी कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। इसी प्रकार से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति से संबंधित नियमों के संबंधित जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में जो
अलग अलग कानून लागू थे, उनके लिए एक समान सिविल कोड लाना आवश्यक था। तो उसी के बारे में जो ये बेसिकली इसमें ये चार चीज तो तय है कि ये जो है ये उत्तराधिकार, शादी, तलाक और गोद लेने से संबंधित ही इसमें सारी रूपरेखाएं तय की जाएंगी, और बाकी चीजें जब रूपरेखा आ जाएगी तो उस पर चर्चा का विषय होगा। बिल्कुल, मेरे साथ प्रमोद जी भी जुड़े हैं। प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से मनीष जी ने बताया कि इस पर चर्चा होगी शादी, तलाक, संपत्ति को लेकर। प्रमोद जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी जो है, जिस प्रकार से देखा जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हालांकि बताया जा रहा है कि लोकतांत्रिक देश है और लोगों की राय ली जा रही है, उसके बाद ही इस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को आगे लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, हालांकि गोवा में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज के हालात में और आने वाले समय में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो क्या अंतर होगा और इसके क्या फायदे होंगे? देखिए चौहान साहब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो यूसीसी है, इसमें हमारे जो भारतीय संविधान में क्या प्रोविजन दिया हुआ है। हमारा जो भारतीय संविधान है उसका मूल जो थीम है, जो जिसको कह सकते हैं क्रक्स है, जिसको आप अमृत कह सकते हैं, वो है समानता का अधिकार। और दूसरा है जो हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है जी। अब ये बताइए, दोनों जो है यूसीसी में जो अभी आप पर्सनल लॉ कर रहे हैं उसमें कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसीलिए कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय हाई कोर्ट ने ये चीज को सेंट्रल गवर्नमेंट को ये दिशा निर्देश दिए थे कि आप जो है सामान्य जो है संहिता आप लगाइए, जो नागरिक संहिता है, जो हमारा सिविल कोर्ट है, वो सबके लिए बराबर हो। देखिए, जब क्रिमिनल केस में सबके लिए बराबर है तो फिर सिविल में इस तरह से बायसनेस क्यों किया जाएगा? फिर उसमें किसी तरह का जो है अड़ंगा क्यों होगा? दूसरे, हमारे संविधान का जो निर्माता थे अंबेडकर साहब भी, वो संविधान सभा में इसकी प्रस्तावना किए हुए हैं और आर्टिकल 44 में ये क्लियर चीज लिखा हुआ है कि ये पूरा यूनियन टेरिटरी में जो है लागू किया जाए, क्योंकि ये जो है ये जरूरी था। लेकिन किसी कारणवश से उस समय का ऐसा माहौल नहीं था तो उसको लागू नहीं किया जाए। अब इसका देखिए फायदा नुकसान क्या है। फायदा ये होगा कि आज जो है कोर्टों में कई तरह का जो है कानूनी लंबित वहां पर पड़ा हुआ है, वो एक समान हो जाएगा। आज किसी को सच देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ बच्चे हैं, बहुत सारे जो स्त्रियां हैं, औरतें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको न्याय मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि ये जो है ये बाधा आ रहा है। सबका अपना पर्सनल लॉ होता है। जैसे आप देखें साहबानों वाले केस में जी भाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद भी जो है उन्होंने पार्लियामेंट से उसको बिल ला करके चेंज कर। तो इस तरह का जो बाधाएं हैं वो निरंतर चलते रहा है। उसके बाद देखिए केशवानंद भारती वाले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हुआ था यूसीसी का वो लागू कीजिए, इसलिए कि ये देखिए जो आप नैसर्गिक जो न्याय दे रहे हैं, जो नेचुरल जस्टिस को कहते हैं, वो नेचुरल जस्टिस लोगों को नहीं मिल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देख रहा था कि जिस न्याय के लिए हम बैठे हुए हैं वो न्याय को हम एग्जीक्यूट कर ही नहीं रहे हैं। जो ये लोगों को न्याय हो रहा था, खासकर जैसे शादी का हो रहा था। देखिए हिंदू मैरिज एक्ट किए हुए हैं, वहां मुस्लिम पर्सनल एक्ट में था, क्रिश्चियन का अलग था। तो इस तरह से जो है स्पेशल मैरिज एक्ट बनाए हुए थे। तो ये बहुत तरह का हम लोग जो है सामना कर रहे थे। उस शादी के बाद फिर तलाक वाला जो है, अभी देखिए ट्रिपल तलाक में ये किया गया, हलाला वाला जैसे आ रहा है। अब जो देखिए हलाला का जो नेचर है वो अप्राकृतिक है। आप जो है कोई भी देश या कोई धर्म किसी भी तरह का एक अपने हित से, जो समाज हित से ऊपर नहीं होता है। जो हमारा एक नैसर्गिक जो प्राकृतिक हमारा जो है अधिकार है, उससे ऊपर कोई न धर्म हो सकता है न संविधान हो सकता है। संविधान या धर्म का एक ही पर्पस होता है कि हमारा मोरल को प्रोटेक्ट करना, हमारा जो कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करना, हमारा जो है डेवलपमेंट। तो यहाँ डेवलपमेंट हो नहीं रहा था। या बच्चों को देखिए, बच्चों में गोद लेने का प्रथा नहीं था। मेंटेनेंस होता है, जो बड़े बुजुर्ग थे उनको मेंटेनेंस देने का नहीं था। तो इस तरह से किसी आप देखिएगा कि अधिकांश जो एक समुदाय विशेष या जो अल्पसंख्यक थे उनको इसका न्याय नहीं मिल रहा था। अब ये सबका न्याय मिलने के लिए कि सबको समान रूप से न्याय मिले,
ये हमारे देश का या किसी भी देश का संविधान का परम कर्तव्य होता है कि हर नागरिक को अधिकार लेने का उसका अधिकार है, अपना जो है सॉवरेनिटी जो कहते हैं उसका अधिकार है, और ये दायित्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास है। जी, सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए यदि कर रही है, लॉ कमीशन इसके लिए यदि प्रस्तावना दिया है, तो मैं समझता हूं ये बहुत ही स्वागत योग्य है। और यही वजह है कि आज बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत सारे जो अल्पसंख्यक हैं उसको स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये दीर्घकालीन के लिए ये बहुत ही फायदेमंद की चीज है। ये केवल देश के नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए ये बहुत फायदे की चीज है, और इसी से आप एक संभावित जो देश है वो कहला सकते हैं कि हमारा है। देखिए, हर आदमी अपना अपना मजहब से कानून नहीं बना सकता है, ये बिल्कुल टोटली गलत है, क्योंकि एक देश एक संविधान होता है। आप कई जो है संविधान या कई लॉ अपना अपना लेकर के यदि चलेंगे तो उसमें डाइवर्सिटी आएगा, उसमें फिर धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा। आप निरपेक्ष की जो परिकल्पना अंबेडकर साहब ने संविधान में, भारतीय संविधान में जो किए थे, उसका मूल भावना ही खत्म हो जाता है। इसलिए ये यूसीसी से है बहुत जरूरी है। और जो कुछ लोग जो ये गलत फहमियां फैला रहे हैं समाज में, यूसीसी से हमारा धर्म का हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये टोटली वाहियात है। आपको धर्म का मैं बता रहा हूं, हमारे आर्टिकल 25 to 28 में लिखा हुआ है, इसमें कानूनी कोई अड़चन नहीं आ रहा है। आप अपने स्वेच्छा से, हम चाहे हिंदू हैं, हम चाहेंगे इबादत करना तो हम कर सकते हैं, उसके लिए कोई धर्म नहीं रोक रहा है, उसके लिए संविधान नहीं रोक रहा है, आप अपना कीजिए ना। लेकिन एक जो प्रोसीजर है, जो एक न्याय की बातें हैं, एक जो तर्क संगत है और जो सब लोगों का यह है, अब बताइए आज कौन ऐसा संविधान है कि जो एक निरीह जो बच्चा है उसको आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, उसका पालन नहीं दे रहे हैं, उसका आप निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये आज के समाज में बहुत ही अति आवश्यक जरूरत है यूज। बिल्कुल विनोद जी, आप कह रहे हैं कि आज के समय की अगर कहा जाए द नीड ऑफ द आवर है ये, और बहुत जरूरी है, इस पर काम होना चाहिए, लेकिन लगातार इस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ मनीष जी जुड़े हैं। मनीष जी, अगर देखा जाए मोदी सरकार लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात कर रही है और मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इस पर बहस भी होगी और संसद में लाया भी जाएगा, चर्चा जोरों पर है। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो इसका समर्थन नहीं कर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लगातार विपक्ष की बहुत सारी ऐसी बातें, हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी 3 बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपनी बात कह चुका है और 3 बार वो इसका समर्थन भी कर चुका है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर ये देश में लागू हो गया तो क्या बदलाव देश में देखे जाएंगे, किस प्रकार के बदलाव होंगे जो कि हमारे देश के लिए जरूरी है? क्योंकि बहुत सी कंट्रीज का मैं नाम बता दूं आपको, अगर चाहे वो बात की जाए पेरिस में इसको लागू कर दिया गया है, और बांग्लादेश में, हालांकि पाकिस्तान में भी लागू है। हाँ जी मनीष जी, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास जी, बोलिए सर। इसको लागू करना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के अंदर किसी धर्म में किसी चीज की छूट है और किसी धर्म में किसी चीज की छूट नहीं है। तो लोग अपने फायदे के लिए धर्म परिवर्तन भी करते हैं और धार्मिक कानूनों का फायदा उठाते हैं। जैसे कि अभी कुछ समय पहले डिबेट में बताया गया कि असदुद्दीन ओवैसी जी के क्षेत्र में 9 साल से 11 साल की लड़कियों का निकाह कराया जा रहा है और मुस्लिम लॉ में 4 शादियां अलाउड है। बहुत सारी चीजें हैं जो एक धर्म में विशेषता है, दूसरे धर्म में वो नहीं है। तो इसके आने के बाद एक यूनिवर्सिटी आ जाएगी, सारे धर्मों के अंदर समान कानून लागू होगा, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे उत्तराधिकार से संबंधित हो, चाहे वो वोट देने से संबंधित हो, चाहे वो तलाक से संबंधित हो। अभी हिंदू धर्म के अंदर ये कानून है कि आपको तलाक के लिए कोई वजह देनी होगी, कोई बड़ा कारण देना होगा कि आपको तलाक चाहिए। उसमें भी आपको एक टाइम पीरियड लिमिटेशन है कि उतने समय आपको वेट करना पड़ेगा, जबकि मुस्लिम लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समय पहले परिवर्तन करके 3 तलाक के मुद्दे को खत्म किया गया, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे कि किसी वर्ग विशेष का बुरा या अच्छा ना हो। तो इसीलिए हमारे देश के अंदर, हमारी 140 करोड़ की आबादी के अंदर ये आवश्यक है कि हर चीज का कानून जो है सभी के लिए प्रॉपर बराबर हो। हाँ, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, जैसे कि 494 IPC हमारे देश में है जिसमें कि द्विविवाह अपराध है लेकिन मुस्लिम लॉ से एग्जम्प्टेड है। इसी
इसी प्रकार से हमारा बहुत सारे कानून है जो इस तरह से है, तो लेकिन वो एक्सेप्शंस होंगे। लेकिन सबसे पहली चीज हमारी आज की डेट में ये है, ये तो क्लियर है, ये तो प्रस्तावना में ही क्लियर हो गया है कि ये तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति और विवाह से संबंधित होगा। तो अब इस पर ड्राफ्ट तैयार किया जाए। उसके बाद जैसे कि भारत सरकार ने सभी लोगों से अपनी राय मांगी भी है, जो लोग राय देना चाहते हैं राय दें। फाइनली आने के बाद एक डिबेट आवश्यक होगी सभी वर्गों की, सभी पक्षों की, जो एक फाइनल ड्राफ्ट के लिए जरूरी हो। मनीष जी, बिल्कुल आपका कहना है कि इससे फायदा होगा। भारत सरकार ने इस पर लोगों की राय मांगी है और देखा जा रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से राय मांगी है और राय ली जा रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर किसी की राय लेना बेहद जरूरी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संसद में इसको पारित कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा में इसको पारित कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अप्लाई करना प्रदेश में, देश में बहुत मतलब मुश्किल भरा मुझे महसूस होता है। किस प्रकार से ये लागू किया जाएगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किसी कानून को लागू करने के लिए वो लागू करने से हित होगा अहित होगा, लागू नहीं हो पाएगा, ये विषय नहीं होता। क्योंकि भारत की जनता का कर्तव्य है कि देश के बनाए हुए कानूनों को वो फॉलो करे, और अगर उन कानूनों को फॉलो नहीं करते तो उनके लिए सजा प्रेस्क्राइब होती है कि उनको ये धारा के तहत इतनी सजा दी जाएगी। तो ये तो कहना बड़ा बचपना होगा कि हम ये कहें कि लागू करना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर एक बार ये लागू हो गया तो इम्प्लीमेंट इजीली हो जाएगा। जैसे कि 3 तलाक के बारे में कई एफआईआर आ रही है आज की डेट में कि महिलाएं आरोप लगा रही है मेरे हस्बैंड ने 3 तलाक दिया, एफआईआर हो रही है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। जो लोग फॉलो कर रहे हैं लॉ को, वो अपराध इस अपराध में नहीं बढ़ रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं 3 तलाक की बात को, लेकिन जो फॉलो नहीं कर रहे उनके खिलाफ एफआईआर और उनको सजा दी जाएगी। इसी प्रकार से एक बार जब ये कानून लागू हुआ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए बराबर, सभी के लिए एक सा कानून होगा, न कि ऐसा होगा कि हमारे लिए ये कानून है और आपके लिए ये कानून है। जी, मेरे साथ विनोद जी भी जुड़े। विनोद जी, जिस प्रकार से मनीष जी बता रहे हैं कि इसके लागू होने के बाद बहुत बदलाव देखा जाएगा, और जिस प्रकार से देखा जाता है कि आज अगर जैन, हिंदू और सिख की बात की जाए, बुद्ध की, तो उनको शादी तलाक संपत्ति में अलग है और पर्सनल लॉ मुस्लिम में अलग है। मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि बहुत से लोग लिविंग रिलेशन में भी रहते हैं। विनोद जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? तो सवाल मेरा आपसे है, जो लोग लिविंग रिलेशन में रहते हैं, हमारे देश में ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या ऐसे लोगों के लिए भारी पड़ेगा? आज कई ऐसा होता है कि आप देखे होंगे कुछ दिन घटना पहले लिव एंड रिलेशन में कई लोगों को कत्लेआम किया गया है, बुरी तरह से ब्रूटल उसको किलिंग कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की जो वारदात है उस पर कुछ रुकावट आएगा, इसलिए कि यदि आप लिव एंड रिलेशन में रह रहे हैं तो आपको दोनों पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना होगा, आपको इस चीज का रजिस्ट्रेशन या इस चीज की जानकारी देनी होगी। आप देखिए, जो जैसे ही यूसीसी आता है, एक तरह से समझिए कि लॉ का ट्रांसपेरेंसी हो जाता है, बहुत क्लियर होगा। अभी जैसे 2-3 और मैं इसके अलावा बता रहा हूं कि जैसे अब बच्चे का मेंटेनेंस होता है या बच्चे का उत्तराधिकारी लेना होता है, जिसको गोद कहते हैं लेने का, तो गोद का रिवाज हिंदू में है लेकिन मुस्लिम में नहीं है। अब शादी का ही है, जैसे आप तलाक का है, कायदे से देखा जाए तो ये जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म में है, वहां तलाक शब्द कुछ था ही नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में केवल था कि एक बार यदि आप शादी कर लेते हैं तो आपका 7 जन्मों का रिलेशन बन जाता है, और ये शादी ऊपर से बन करके आता है और बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं होता था। लेकिन जो मुस्लिम निकाह होता था उसमें एक तरह का एग्रीमेंट है, वो समझौता है, और समझौता में वो जो करते हैं, वो जैसे ही आप तलाक लेते हैं, समझौता का थोड़ी सी रकम दे देते हैं और उसके बाद जो है औरत को या बच्चे को एबेंडन छोड़ देते हैं। अब एबेंडन आप यदि छोड़े हैं तो कायदे से देखिए जाए कि उस औरत का यदि कोई दोष भी नहीं है, बच्चे जो निरीह है, छोटा है, अभ्यस्त है, उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन उस समाज में वो प्रताड़ित हो रहा है। अब उसको न्याय दिलाने के लिए कौन देगा? या तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है या फिर उसका संविधान है। जब तक आप लॉ से प्रोटेक्ट नहीं कर देते हैं उस बच्चे को जिसका कोई दोष नहीं है, और उसको आप खर्चा नहीं दे रहे हैं, उसको पढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं, तो ये एक निहित राशि, जैसे आप देखें सावानो वाले केस में 125 में ही ये बता दिया गया कि नहीं, एबेंडन आप छोड़ दिया, आपको कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो मुस्लिम धर्म है वो खर्चा देने का ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो इस तरह का जो है आपका कानून
जो एक अवरोध पैदा करता है, किसी जीवन शैली को रुकावट पैदा कर रहा है, जो सरल जो जिंदगी जीने का अधिकार है उसमें व्यवधान कर रहा है, जो समानता का अधिकार को रोकने में रुकावट पैदा कर रहा है, तो ये सब सारी जो बाधाएं हैं उसको ये जो यूसीसी है, जो यूनिवर्सल सिविल कोड है, वो इसको रोकने का काम करेगा, उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर के साफ कर देगा। इसलिए मैं कहता हूं ये दुर्भाग्य। आप एक चीज बताइए कि यदि इस तरह का ये फायदे की चीज ना होता तो हमारे संविधान में आर्टिकल 44 में ये प्रोवाइड क्यों दिया गया था? इसलिए दिया था ना कि इसकी आवश्यकता है, और ये दिया गया था कि इसको जरूरत है कि आप पूरे यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में इसको यूज कीजिए, आप इसको लागू कीजिए। सवाल है कि यदि इतने सालों से कोई अकर्मण्य सरकार यदि इसको नहीं कर रही थी तो ये दुर्भाग्य देश का है, यहाँ का जनता का है। ये जनता जो है सफर कर रहा था, उसको न्याय नहीं मिल रहा था। आज इसी वेदना से, इसी दुख से जो है कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट ने भी अपनी व्यथा कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि देखिए कानून बनाने का अधिकार आपको है, क्योंकि पब्लिक बनाती है। आज देखिए पब्लिक ओपिनियन आ रहा है, सरकार जागृत हुई है और सरकार इस पे जो ओपिनियन ले रही है इसलिए ले रही है कि आप मैंडेट दीजिए। आज देखिए बहुत ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक समाज से जो पढ़े लिखे हुए आदमी हैं वो आगे आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे, लेकिन जो लोग अपना केवल फायदा देख रहे हैं, उसमें निहित स्वार्थ देख रहे हैं, तो उसमें इफ एंड बट लगा रहे हैं। लेकिन कायदे से यदि कोई प्रबुद्ध समाज से यह पूछेगा, जैसे एडवोकेट हैं या पढ़े लिखे हुए जो समाज के हैं, वो साफ साफ कहेंगे, बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि यूसीसी के आने से ही देश हित में फायदा है, सर्वहित इसका सुखाय होगा। इसमें एक आदमी का ये नहीं। और मैं एक चीज और बता दूं, इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो मुस्लिम समाज को होगा। अब मुस्लिम समाज को उस लोगों का है कि जिसमें गरीब, निरीह बच्चे हैं, औरतें हैं, बड़े बुजुर्ग, बूढ़े हैं। अब सपोज कीजिए कि कोई 80 साल का बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका कोई खर्चा नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको एबेंडन छोड़ दीजिएगा, उनको वृद्धाश्रम पे ऐसे छोड़ दीजिएगा, उनका कोई बीमारी आप ठीक नहीं दीजिएगा, तो उसके लिए ये कानून प्रोवाइड करेगा कि नहीं, आपका ड्यूटी है कि आप उसको मेंटेनेंस दीजिए, आप उनका सेवा सत्कार कीजिए। यदि आप नहीं करते हैं तो उसके लिए कानून में होगा कि आप दोषी हैं, जैसे आपका हिंदू मैरिज एक्ट में होता है या आप किसी में 125 में है। दूसरी चीज है, देखिए आप यदि कुरान की बातें आप लेते हैं मुस्लिम समाज में, कुरान में एक ही चीज कहा हुआ है और वो है कि गरीबों का आप मदद करो, आप यदि कोई एक कमजोर वर्ग है उसको सपोर्ट करो। यदि आप पूरा थीम यदि आप पढ़ेंगे कुरान को तो वो केवल यही बताता है। यहां तो आप कुरान के और शरिया के आड़ में लेकर करके एक तरह से आप उसको दुखी कर रहे हैं, तो कैसा धर्म है भाई? मैं समझता हूं कि जो पढ़े लिखे हुए आदमी हैं, जो पढ़े लिखे हुए वहां पर बड़े बड़े मौला और ये जो अपने आप को ज्ञानी कर रहे हैं, तो उनको तो खुद आगे बढ़कर के स्वागत करना चाहिए कि नहीं, कुरान में एक तो है नहीं लिखा हुआ, और यदि शरीयत और इसकी बातें कर रहे हैं तो उसमें सुधार कीजिए ना, आगे बढ़िए। तीसरी चीज जो है, कुरान शरीफ में साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई देश में जिस तरह का कानून है तो हर मुसलमान का यह फर्ज बनता है कि उस देश के संविधान और कानून को पालन करे अक्षर से। उसमें जो है शरिया का और कुरान शरीफ का जो है वो फायदा ना ले, उसके आड़ में ये नहीं है कि आप जो है दंगा फसाद और उसका जो है हंगामा कीजिए। आज मैं बताया कि बहुत क्षणिक लोग ऐसे हैं उसमें, जिसको उस समाज के कुछ जाहिल लोग हैं जिसमें अवरोध पैदा कर रहे हैं। अदरवाइज उस समाज के मैं जितने भी बुद्धिजीवी से बात किया हूं, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे जो है मुस्लिम एडवोकेट हैं, बहुत मुस्लिम जो है लर्नेड आदमी हैं, उनसे जब मैं बात किया हूं तो ये तो कहें कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए और ये स्वागत योग्य है। कोई भी समाज जो सुदृढ़ समाज होता है, जो प्रगतिशील समाज है, और उसकी जरूरत है। और इसीलिए जो अच्छे अच्छे देश हैं, जितने भी देश है, सब में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सब में एक समान बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। जी सर, विनोद जी शरिया का कानून चल रहा है। जी सर, ठीक है, लास्ट कमेंट मैं लेना चाहूंगा मनीष भदौरिया जी से। मनीष जी, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तराखंड में ड्राफ्ट तैयार है और गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं, क्या बदलाव, क्या डेवलपमेंट कंट्री में आएंगे, जल्दी से बताइए सर। देखिए, अभी तक इसका ड्राफ्ट जो है वो ओपन नहीं किया गया है, इसलिए लोगों के मन में विभिन्न मत हैं और इस पूरे मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। कुछ दलों को, कुछ समुदायों को ऐसा लगता है कि उनका अहित होगा, जबकि मेरा मोटा मोटा मानना यह है कि इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी की जाएंगी। जैसे कि एक मुझे सुनने में आया कि इसमें जहां सिर्फ बेटी घर में हो
और बेटी एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद दामाद की जिम्मेदारी होगी अपने सास ससुर का पालन पोषण करना, जो कि अभी किसी भी धर्म के अंदर ये लागू नहीं किया गया है जी। लिव इन के बारे में अभी विभिन्न मत है। मुस्लिम समुदाय इसको बिल्कुल नहीं मानता है, हिंदू समुदाय मान लेता है, क्रिश्चियन समुदाय में थोड़ी बहुत मान्यता है। इस प्रकार से वो सभी अनसर्टेनिटी आ जाएंगी यहाँ पे जी। इसी प्रकार से गोद से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, तलाक, विवाह। भारत हमारा एक देश है, तो भारत में एक कानून आज की जरूरत है। देश के, समाज के, राष्ट्र के विकास के लिए ये आवश्यक है कि हम लोगों के लिए एक जैसा कानून लागू किया जाए, सभी समुदायों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी संप्रदायों के लिए जी। सिर्फ विपक्ष में बैठकर राजनीति करना इसका पर्पज नहीं होना चाहिए, इसको लागू किया जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मनीष जी आपका, प्रमोद जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बस सवाल इस बात का है, जिस प्रकार से हमारे दोनों एडवोकेट्स ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से देश में बहुत बदलाव आएगा। बेहद जरूरी है, लोगों को इंतजार करना चाहिए कि ड्राफ्ट में क्या है, क्योंकि अगर जिस प्रकार से आर्टिकल 44 में इस बात का जिक्र किया गया और दोनों ही एडवोकेट का यह कहना था कि इससे बदलाव आएगा और देश आगे जाएगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।